महिलाओं पर अत्याचार को लेकर उप मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। अरुण साव बोले, ये सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक मुद्दा है। सीएम विष्णुदेव साय लेंगे विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक। मैनपाट दौरे पर पहुंचे ओपी चौधरी, शिविर तैयारियों का जायजा लिया है। दीपक बैज का हमला, बीजेपी को चाहिए आत्ममंथन। बिजली संकट पर पीसीसी अध्यक्ष ने चिंता जताई है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार और आदिवासी समाज के शोषण को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है, जिसे मिलकर सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर दशकों तक आदिवासियों के शोषण का आरोप लगाए। साथ ही कहा कि एक परिवार की पार्टी प्रशिक्षण शिविरों के महत्व को नहीं समझ सकती है। इसके अलावा उन्होंने 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का खुलासा करते हुए संगठित सिंडिकेट पर आरोप लगाए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है। महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान माल इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि उन्होंने संगठन महामंत्री और सरगुजा प्रभारी मंत्री के साथ अंबिकापुर के मैनपाट का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीवन शक्ति उसका संगठन और विचारधारा है। उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया पार्टी में निरंतर चलती रहती है, इसलिए ऐसे शिखर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक भी होगी, जिससे शासन की कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कल सरगुजा के प्रभारी मंत्री के रूप में संगठन महामंत्री जी के साथ हम लोग अंबिकापुर जिला गए थे प्रशिक्षण की तैयारियों की दृष्टि से मैनपाट। और भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व संगठन है और संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा, और विचारधारा का प्रशिक्षण एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में हमारी पार्टी में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और सब दृष्टिकोण से विचारधारा पर आधारित एक पार्टी विद डिफरेंस है और प्रशिक्षण इसका अनवरत हिस्सा है, सतत हिस्सा है और अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है, रूटीन में चलता रहता है और एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई का। और इसके लिए सरगुजा जैसे अंचल को चुना गया है। बस्तर सरगुजा जैसे अंचलों को चुनने से बहुत निश्चित रूप से उस क्षेत्र की आइडेंटिटी को, वहाँ की मोबिलिटी को, गतिशीलता को एक अलग स्तर का लाभ मिलता है। संगठन में भी ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार होता है। इस दृष्टिकोण से इस बार सरगुजा अंचल को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ये 7, 8 और 9 तारीख को होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण राजनेताओं के आने की संभावना है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं, श्री नड्डा जी आ सकते हैं, आदरणीय अमित शाह जी आ सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन। तो इधर छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनपाट में 7 जुलाई से होने वाला प्रशिक्षण शिविर इस बात का संकेत है कि बीजेपी को जनता को लूटने की अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि जनता इस समस्या से त्रस्त है। राजीव भवन निर्माण पर उठे सवालों पर बैज ने कहा कि हर खर्च का पूरा विवरण उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति प्रदेश कार्यालय आकर जानकारी ले सकता है। उन्होंने बीजेपी से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की वित्तीय जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की है। बिल्कुल 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बृहद रूप से तैयारियां कर रही है। पूरे प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभार दे दिया गया है, साथ ही विधानसभा वाइज प्रभार दे दिया गया है और लगातार सभी मोर्चा संगठन
के साथ मेरा बैठक भी हो रही है और कल भी बस्तर में जगदलपुर में 6 जिलाध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक हुआ, फिर कांकेर जिले का बैठक हुआ, फिर वापसी में धमतरी जिले में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुआ। इस तरह से ऑल ओवर पूरे प्रदेश से 7 तारीख को खड़गे जी के कार्यक्रम में शिरकत करने ऐतिहासिक जनसभा होगी और लगभग 25,000 से अधिक हमारे कार्यकर्ता, किसान और आगे बढ़ेंगे। बीजापुर के इरपा गुट्टा गांव में कथित मुठभेड़ में मारे गए महेश कुड़ियाम को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी करार दिया है और जांच समिति के अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि महेश एक निर्दोष आदिवासी किसान था जो स्कूल में रसोइया था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 6 जून को भैंसी की तलाश में जंगल गया। महेश 8 जून को मृत मिला, जिसे पुलिस ने नक्सली बताकर मारने का दावा किया है। गांव वालों और परिजनों ने इसका विरोध किया। आप पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है और न्याय की मांग की है। आयोग का गठन किया, एक जांच दल का गठन किया गया था और उस जांच दल में लगभग 8 लोग की कमेटी थी और उसके अलावा जो बीजापुर के और बस्तर संभाग के हमारे लीडर्स थे वो भी शामिल थे। उसकी अध्यक्षता मेरे हाथ में दी गई थी और उसमें हम लोगों ने लगभग आज 5वां दिन है शायद, मैं जब रायपुर पहुंची हूँ वहाँ से लौट करके मैं यहाँ पर आई हूँ। उसमें हमने इरपा गुट्टा जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है वहाँ पर जा करके परिवार से भी मुलाकात की, गाँव वालों से भी मुलाकात की और एक बात निकल के आ रही है कि वो रसोइये का काम करता था। इसके संबंध में जो जिस स्कूल का रसोइया बताया जा रहा है उस स्कूल के जो टीचर है उनका नाम है नागेश वेलादी जी से भी बहुत अच्छे से बातचीत हमने की। उसको रिकॉर्ड भी हमारे पास वीडियो टेस्टिमनी है उसके, और वो रसोइया का काम करता है। इसके संबंध में दस्तावेज क्या हो सकते हैं, आम जीवन में उसके पास क्या दस्तावेज थे, तो उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन संबंधी जो कागज होते हैं और उसकी वाइफ का बैंक का खाता और जो महेश कुड़ियाम जो मृतक है उसका भी बैंक खाता हमने देखा। उसके ट्रांजैक्शन को भी हमने चेक किया। उसको हर महीने सरकारी पैसा वेतन के तौर पर आता था और जो स्टेटमेंट्स और तमाम चीजें निकल के आई वो हम उस पर इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो महेश कुड़ियाम की मौत है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई है और वो एक फर्जी मुठभेड़ निकल के आ रही। हमारे जांच दल में भी सबने जो स्टेटमेंट सुने हैं वहां पर, तो मुझे लगता है कि हमने जो देखा सुना उससे बेहतर है कि सरकार को। सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के 78 वर्षों में 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का विकास नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन वर्गों के कल्याण हेतु अलग मंत्रालय बनाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे पशु विभाग में मिला दिया था। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर कांग्रेस केवल भ्रांतियां फैला रही हैं। कश्यप ने कहा कि जनता अब कांग्रेस की चालें समझ चुकी है और बीजेपी की इन वर्गों के वास्तविक हितों की रक्षा कर रही है। देखिए, कांग्रेस को एक सवाल तो पूछना चाहिए। आज़ादी के 78 वर्ष के अंदर 60 वर्ष शासन करने का मौका मिला उनको, और जनजाति समाज के लिए जो कामकाज सरकार के द्वारा संचालित होता था वो विभाग, वेटनरी विभाग, पशु विभाग के साथ 60 साल से जोड़ के रखा। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में 26 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय बना के दिया। ये जनजाति ST/SC का जो ये आरक्षण ST/SC बनने की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को 52 के चुनाव में, 56 के चुनाव में जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया उन्हीं को हराने का काम किया। और आज बस्तर जैसा क्षेत्र की बात करें तो बस्तर जनजाति बहुल क्षेत्र है। बस्तर के आदिवासियों को कांग्रेस के जमाने में काला पानी का सजा देके रखा। एक भी रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी मूलभूत सुविधा बस्तर में नहीं था। हम आदरणीय सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना के दिया और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा बना के दिया। आज इसीलिए बस्तर का पहचान पूरा दुनिया में है। लेकिन वहाँ माओवाद, नक्सलवाद जैसा कलंक थोप के रखने वाले भी कांग्रेस के लोग हैं, जिसके चलते आज भी हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। और ये लोग आज बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आदिवासी हितैषी हैं और कांग्रेस के लोग हर समय नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के सपोर्टर रहे हैं। आदिवासी हित में कभी काम नहीं किया। हमारे सरकार, डबल इंजन का सरकार, माओवाद को खात्मा करके बस्तर में शांति स्थापित करना और उनको जल, जंगल, जमीन के साथ जो उनका
जो मौलिक अधिकार उसको जीने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और 2026 तक माओवाद भी खात्मा होगा और बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मूलभूत मिलेगा। और ये लोग आदिवासी के बारे में कम से कम इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। वही आदिवासी और देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत छत्तीसगढ़ बस्तर होने जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासियों की दुर्दशा समझने के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी चाहिए, जहां वे जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आदिवासियों को दबाने की साजिश का आरोप लगाया है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आदिवासी समाज पर हो रहे दमन को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई है और एक व्यापक आंदोलन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों की बहाली के लिए संघर्ष करना होगा। छत्तीसगढ़ आदिवासियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश की हम बात करें, सेंट्रल इंडिया के अलावा भी, क्योंकि अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, शायद मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दूसरा राज्य इतने ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई आदिवासी लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनसे ज़मीन भी छीनी जा रही है, जंगल भी काटे जा रहे हैं और माओवादी के नाम पर, नक्सली के नाम पर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा जो देखने में आई है कि बीजेपी ने एक आदिवासी को तैयार करा आदिवासी को मारने के लिए और बीच में जो पिस रहा है वो भी आदिवासी है। तो देखा जाए तो विनाश अगर आदिवासियों का देखना है आपको, तो आप छत्तीसगढ़ आओगे तो आपको आदिवासियों का विनाश हर रूप में दिखेगा। और जिस तरह की जंगल जिस पैमाने पर कट रहे हैं, मतलब अभी हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा तो पेड़ कट चुके हैं, अभी 3 से 4 लाख पेड़ और कटना बाकी है। और ये ही नहीं, यहाँ पर ही समस्त हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्यरत हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक विवादास्पद पत्र में आरएसएस और सुनील धनवट के खिलाफ गलत आरोप लगाकर संगठनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास किया गया है। हिंदू संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए पुणे और रायपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई और एकजुटता का प्रदर्शन किया है। ये संगठन धर्मांतरण रोकने, लव जिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, देवी देवताओं की अपमानजनक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया, हलाला कानून का पालन और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी को नमस्ते। मैं सुनील घनवट, सबसे पहले मेरा परिचय करवा के देता हूँ। मैं हिंदू जन जागृति समिति का छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र का संगठक करके यहाँ पे मेरा कार्य चल रहा है, मेरा दायित्व है। मेरे साथ आज जो यहाँ पे अलग अलग संगठन के, हिंदुवादी संगठन के लोग बैठे, उनका परिचय करवा के देता हूँ। माननीय सुबोध जी राठी जी है, गोरक्षा गो संवर्धन, इसमें बहुत अच्छा उनका कार्य चल रहा है। मेरे बाजू में विशाल ताम्रकार जी है, जो मिशन सनातन करके है, उसका कार्य देखते हैं। उनके बाजू में आशीष बरेड़ा जी है, वो यहाँ के शिवसेना के। तो इधर धमतरी पुलिस के सख्त अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली ने टेमन डहरिया निवासी न्यायपारा राजिम को सार्वजनिक स्थान पर धारदार प्रतिबंधित चाकू लहराते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी इंडोर स्टेडियम के पास लोगों को डरा धमका रहा था। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर उसे पकड़कर चाकू जब्त किया है। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा है। एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिले में गुंडों और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। कानून कार्रवाई में थाना प्रभारी राजेश मराई और टीम का विशेष योगदान रहा है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें रायपुर धमतरी एनएच पे मनीष ट्रैवलर्स की बस है, जिसको स्टंटबाज जो बाइकर्स होते हैं उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जिसपे संज्ञान लेते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार संबंधित बाइकर्स का तलाश कर रायपुर से उनको हिरासत में लेकर लाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही एमवी एक्ट की धाराएं उन पर लगाई गई है, जिसपे 3800 रुपए का चालान लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के सरोरा निवासी मलाल साहू ने श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान में श्रम विभाग की लापरवाही पर चिंता जताई है। वर्ष 2012 से वेतन बकाया होने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने राज्यपाल, कलेक्टर और श्रम मंत्री को निवेदन दिया, लेकिन न्यायालय में वाद भी लंबित है।
मलाल साहू ने प्रेस वार्ता में अपनी आर्थिक स्थिति पर बकाया वेतन के प्रभाव को उजागर करते हुए न्याय की मांग की। ये मामले श्रमिक अधिकारों की रक्षा और उनके समस्याओं के समाधान की जरूरत को स्पष्ट करता है। मेरा जो है यही मांग है कि जो सहमति बना था सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में नौकरी निकालने के बाद उसका पालन करवाया जाए श्रमायुक्त महोदय से, क्योंकि इससे पहले जो धारा डीपी तिवारी जी ने लगाया था, सहायक श्रमायुक्त था उस समय डीपी तिवारी, आज वो उच्च पद में उप श्रमायुक्त महोदय बन के बैठा है छत्तीसगढ़ में। तो जिसने सहमति करवाया आज उस पद में जाकर के उसने उसी को खारिज कर रहा है कि ये धारा नहीं आता। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।